जरा सोचो, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी यह मानते हुए बिताते हैं कि स्टार्टी ब्रह्मांड बस एक डार्क और अस्त व्यस्त जगह थी जहां गैस के बादल बिना किसी शेप या पर्पस के तैरते रहते थे, अब सोचो कि आपको एक ही लाइट की किरण से पता चलता है कि यह सब गलत हो सकता है। बिल्कुल यही अभी हो रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, उसने एक ऐसी बड़ी खोज की है कि साइंटिस्ट्स को कॉस्मिक हिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स फिर से लिखने पड़ रहे हैं। और यह कोई अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन नहीं है। कई एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह 100 सालों में एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ा सरप्राइज है। इस बड़े बदलाव का हीरो मोएमजेटा 14 नाम की एक गैलेक्सी है जो सुनने में शांत लगती है। पहली नजर में यह बस एक और दूर की गैलेक्सी लगती है ना? गलत। इसने न सिर्फ अब तक देखी गई सबसे पुरानी गैलेक्सी का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि ये ऐसे समय में सामने आई है जब थ्योरी के हिसाब से इतनी व्यवस्थित चीज का मौजूद होना नामुमकिन था। यह ऐसा है जैसे किसी को झोपड़ियों से भरे गांव के बीच में एक फंक्शनल गगनचुंबी इमारत मिल जाए। यह स्ट्रक्चर हमें ब्रह्मांड के फैलाव, तारों के बनने और यहां तक कि रीआयनाइजेशन के बारे में जो बातें बताता है वह सब कुछ बदल देता है, और यह साबित करता है कि ब्रह्मांड के रहस्य उतने ही अजीब हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि यह खोज डार्क मैटर, गैलेक्टिक इवोल्यूशन और यहां तक कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के रोशनी में आने की स्पीड के सिद्धांतों को क्यों चुनौती देती है। और अगर यह सिर्फ शुरुआत है, तो कल्पना कीजिए कि अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप अंधेरे से और क्या क्या सामने लाएंगे। क्योंकि जब ब्रह्मांड हमें कोई नया सुराग फुसफुसाता है, तो यह हम पर है कि हम सुनने की हिम्मत कराएं और स्वीकार कराएं कि कभी कभी हम जितना समझने का दावा करते हैं उससे कहीं कम जानते हैं। जब लोग स्पेस टेलीस्कोप्स की बात करते हैं तो बहुत से लोग अभी भी सबसे पहले लेजेंडरी हबल के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, फेमस JWST, ने कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। दशकों की प्लानिंग और अनगिनत इंजीनियरिंग एडजस्टमेंट के बाद लॉन्च किया गया ये स्पेस में भेजे गए सबसे बड़े मिरर से लैस है, जिसका डायमीटर 6 मीटर से भी ज्यादा है। यह बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन इसे इतनी कम लाइट कैप्चर करने की परमिशन देता है, जिसने इतनी लंबी दूरी तय की है कि यह लिटरली यूनिवर्स के पास्ट की एक विंडो बन जाती है। जेम्स वेब और हबल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जेम्स वेब इंफ्रारेड में ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जहां हबल अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट में माहिर है। वहीं जेम्स वेब कॉस्मिक डस्ट के आर पार देख सकता है। यह उन तारों, गैलेक्सीज और स्टेलर नर्सरीज को रिवील करता है जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इनविजिबल रहते हैं। यह क्षमता यह समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बिग बैंग के ठीक बाद स्ट्रक्चर्स कैसे बने। यह एक ऑन ऑर्बिटल टाइम मशीन होने जैसा है। इसके सेंसर से कैप्चर की गई लाइट की हर किरण एक ऐसी कहानी बताती है जो अरबों साल पुरानी है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन से फैली हुई है। ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ एकदम परफेक्ट चले, टेलीस्कोप को एक बड़े से हीट शील्ड से बचाया गया है, जो एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है और सूरज की रोशनी को रोकता है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ठंडा रखता है। ये स्टेबल टेम्परेचर बहुत जरूरी है ताकि सिग्नल्स खराब ना हो, और क्योंकि ये स्पेस में एक बैलेंस पॉइंट पर है जिसे लैग्रेंज 2 कहते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एकदम साफ व्यू मिलता है बिना हमारे एटमॉस्फेयर के डिस्टर्ब किए। पहले टेस्ट्स ने हमें पहले ही इस टेक्नोलॉजी की पावर दिखा दी है। कुछ ही हफ्तों के ऑपरेशन में जेम्स वेब ने हमें स्टार क्लस्टर्स, एक्सोप्लैनेट्स और दूर की गैलेक्सीज की पहले कभी न देखी गई क्लैरिटी वाली इमेजेस दी हैं। इंफ्रारेड लाइट से हमें मिलने वाली हर छोटी से छोटी डिटेल पुराने आइडियाज को रियल फैक्ट्स में बदल रही है। जो कुछ हम जानते थे उसे बदल रही है और यूनिवर्स के कंपोजिशन के बारे में नए सवाल उठा रही है। स्टार्स को स्टडी करने वाले लोगों के लिए WST सिर्फ एक टेलीस्कोप से ज्यादा है। यह एक डिस्कवरी मशीन है जो गैलेक्सीज के ग्रोथ और इवोल्यूशन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है।
और यह एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक पेशेंस का कॉम्बिनेशन ही था जिसने हाल ही में सबसे बड़े सरप्राइजेज में से एक को पॉसिबल फॉर्मिंग या एक ऐसी गैलेक्सी का पता लगाना जो इतनी पुरानी, इतनी दूर है कि यह उन सभी बातों को चैलेंज करती है जो हम पहले स्ट्रक्चर्स के बनने के बारे में जानते थे। अब इस रिवीलेशन का स्टार है मोएमजेड क्वार्टर्ज, एक टाइम कैप्सूल जो यूनिवर्स के बचपन के रहस्यों के दरवाजे खोलता है जो पहले इनएक्सेसिबल लगते थे। और इस इंफ्रारेड लेंस से जो टाइम की बाउंड्रीज को पुश करता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा रिवील किया जिसकी किसी एस्ट्रोनॉमर ने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। मोएमजेड-14 नाम की गैलेक्सी 14 के रेड शिफ्ट पर लोकेटेड, जिसका मतलब है कि इसकी लाइट 13 बिलियन से भी ज्यादा सालों से ट्रैवल कर रही है। यह हमें दिखाता है कि जब ब्रह्मांड बहुत यंग था तब कॉस्मोस कैसे फॉर्मिंग। आपको एक आइडिया देने के लिए हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो तब दिखा था जब यूनिवर्स केवल 300 मिलियन साल पुराना था, कॉस्मिक टर्म्स में एक प्याल। सबसे हैरान करने वाली बात इस गैलेक्सी की कॉम्प्लेक्सिटी है। मोएमजेड-14 सिर्फ एक धुंधला धब्बा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी और चमकीली संरचना है जो इस बात को गलत साबित करती है कि पहली गैलेक्सीज सिर्फ गैस और धूल के बेतरतीब ढेर थे। इसके बजाय यह एक असली स्टार फैक्ट्री जैसी दिखती है जो बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन फ्यूजन से भरी हुई है। यह उन पुराने विचारों में से एक को तोड़ता है जिन पर पारंपरिक कॉस्मिक मॉडल आधारित थे। यह विश्वास कि पदार्थ को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित होने में बहुत अधिक समय लगेगा। इतने दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें बहुत ही सटीक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जेम्स वेब की इंफ्रारेड सेंसिटिविटी पर भरोसा किया। आप जानते हैं, लाइट ट्रेवल करती है और स्ट्रेच होती है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो इतनी दूर से जो कुछ भी आता है वह पूरी तरह से डिफॉर्म होकर आता है उन वेवलेंथ्स में जिन्हें नॉर्मल टेलीस्कोप देख भी नहीं पाते। यहीं पर JWST कमाल करता है। उसके कैमरे स्ट्रेट स्पेक्ट्रम को कैप्चर करते हैं, पुरानी वाइब्रेशंस को ऐसे पिक्सेल्स में बदलते हैं जो पास्ट को फिर से लिखते हैं। मोएमजेड-14 का रिकॉर्ड सिर्फ दूरी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला नंबर नहीं है। यह कॉस्मोलॉजिस्ट से सीधा एक सवाल पूछता है कि एक इतनी आगे बढ़ी हुई गैलेक्सी ऐसे स्टेज में कैसे आई जिसे अब तक लगभग अराजक माना जाता था। इस सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है और यही बात मोएमजेड-14 को इस पीढ़ी के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक फॉर्मिंगती है। इसमें से आने वाली हर छोटी चीज, रोशनी की हर किरण में ऐसे क्लू हो सकते हैं जो हमें बिग बैंग के ठीक बाद के स्टार्टी पालों के बारे में जो हम जानते हैं उसे फिर से लिखने पर मजबूर कर सकते हैं। और इस खोज का असर यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर उस समय भी ऐसी पुरानी और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मिंग वट मौजूद थी तो और कितनी छिपी हो सकती है जो ऐसी टेक्नोलॉजी के आने का इंतजार कर रही हैं जो हमारी आंखों की लिमिट्स को पार कर सके। यह उस तरह का संकेत है जो यह बताने के लिए रास्ता तैयार करता है कि आखिर यह गैलेक्सी इतनी इंप्रेसिव क्यों है और इसने कॉस्मिक फॉर्मेशन की स्पीड के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल दिया है। जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एस्ट्रोनॉमी नहीं देखते उनके लिए यह बस एक और दूर का नंबर लग सकता है। 13 अरब और 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी। लेकिन मोएमजेड-14 के असर को सच में समझने के लिए हमें बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के बनने के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे उसे गहराई से देखना होगा। हाल तक मॉडल्स दिखाते थे कि पहले 300 मिलियन सालों के दौरान पदार्थ अभी भी इकट्ठा हो रहा था, एक ऐसे समय में जिसे डार्क एज कहा जाता है जहां प्रकाश मुश्किल से बाहर निकल पाता था ताकि वह दिख सके। मेन आइडिया यह था कि कॉम्प्लेक्स गैलेक्सीज, वो जो बहुत सारे स्टार्स फॉर्मिंग ना जारी रख सकती हैं, उनको पूरी तरह से बनने में सैकड़ों करोड़ों साल और लगेंगे। लेकिन मोएमजेड-14 एक पावरफुल रिमाइंडर की तरह सामने आता है कि नेचर हमेशा उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करती जो हमारे दिमाग में है। ये वहां पर है, ब्राइट, बहुत बड़ी, वेल अनऑर्गेनाइज्ड,
जबकि थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स को अभी भी हाइड्रोजन क्लाउड्स और प्रिमॉर्डियल प्लाज्मा का एक मेज होना चाहिए। यह ऐसा है जैसे एक ऐसे गांव में गॉथिक कैथेड्रल मिल जाए जहां सिर्फ लकड़ी की झोपड़ियां होनी चाहिए। यह छोटी सी डिटेल गैलेक्सीज के बनने के बारे में हमारे सभी आइडियाज को हिला देती है। अगर इतनी मैच्योर गैलेक्सीज इतनी जल्दी मौजूद थीं, तो इसका मतलब है कि मैटर कैसे एक साथ आया, ग्रेविटी ने सब कुछ कैसे खींचा और स्टार्स कैसे बने। यह सब हमारी पुरानी थ्योरीज से कहीं ज्यादा एफिशिएंट था और इससे भी बढ़कर यह बताता है कि स्पेस का एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बनने के लिए उतना खराब नहीं रहा होगा जितना हमने सोचा था। कई लोगों के लिए यह प्रॉब्लम एक ऐसी बात है जो साइंस को उन आइडियाज पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है जो दशकों से पक्के माने जा रहे थे। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि यह समझना कि MOMZ-14 इतना अमेजिंग क्यों है हमें नेचुरली यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतनी दूर कैसे देख पाते हैं। यहीं पर इंफ्रारेड तकनीक और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट काम आता है। ऐसे टूल्स जो पास्ट की इन गूंज को रियल डेटा में बदल देते हैं, जो हमारे बिलीव्स को पलट सकते हैं और समय के साथ ट्रैवल करने वाली हर लाइट रे के साथ नए सवाल खोल सकते हैं। यह समझने के बाद कि कैसे MOMZ-14 ने आकाश गंगाओं के बनने के बारे में हमारे सभी ज्ञान को बदल दिया, हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर हमने उस चीज को कैसे देखा जो तब बनी थी जब ब्रह्मांड अपनी स्टार्टी अवस्था में था। यहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बुद्धिमत्ता सच में चमकती है। इसका रहस्य इंफ्रारेड विजन के मेल में छिपा है और रेड शिफ्ट के विचार में एक ऐसा कोड जो उस रोशनी को समझने में मदद करता है जिसने 13.5 अरब साल का सफर तय किया है ब्रह्मांड के फैलाव से खींचकर। इतनी दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट हम तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पहुंचती है, क्योंकि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। लाइट की यह किरण फैल जाती है जिससे इसकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है और यह विजिबल लाइट से इंफ्रारेड में बदल जाती है। यह ऐसा है जैसे हर फोटोन पर यूनिवर्स के फैलने की स्पीड की पूरी हिस्ट्री छपी हुई है जब से वह निकला है। ट्रेडिशनल टेलीस्कोप जो सिर्फ विजिबल लाइट देखते हैं, इस पुराने मैसेज को पढ़ ही नहीं पाते हैं। जेम्स वेब को खास तौर से इसी ट्रेस को पकड़ने के लिए फॉर्मिंग किया गया है। इसके कैमरा किसी भी तरह का कोई नॉइज न पैदा कराएं। इसके लिए बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पर काम करते हैं। ये उसे सबसे कमजोर सिग्नल भी पकड़ने देता है जो कॉस्मिक डस्ट के पीछे छिपी या समय के साथ धुंधली हुई गैलेक्सीज से निकलते हैं। इसी तरह MOMZ-14 जैसी चीजें जो किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए सिर्फ एक धुंधला बिंदु होती, अब हैरान करने वाली डिटेल के साथ दिखती है, जिनमें स्टार क्लस्टर भी दिखते हैं। आयनित गैस, आयोनाइज्ड गैस के बादल और मैटर का फ्लो भी दिखता है। रेड शिफ्ट से एस्ट्रोनॉमर्स न केवल दूरी का पता लगा सकते हैं, बल्कि यह भी पता लगा सकते हैं कि वह रोशनी कब से अपना सफर शुरू कर चुकी थी। यह ऐसा है जैसे हर एक फोटोन एक मैसेंजर हो जो यहां पहुंचकर हमें बताता है कि वह कहां से आया है और कब निकला था। उदाहरण के लिए MOMZ-14 का रेड शिफ्ट मापना सिर्फ कोई नंबर नहीं है, यह समझने के लिए एक चाबी है कि बिग बैंग के तुरंत बाद स्टार्टी पालों में ब्रह्मांड के विस्तार ने पदार्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को कितनी तेजी से आकार दिया। और इस तकनीक से पता चली हर डिटेल हमें और बड़े सवालों के रास्ते दिखाती है, क्योंकि अगर हम इंफ्रारेड से अनदेखी चीजें देख सकते हैं तो हम ऐसी गैलेक्सीज को पहचानने के लिए अपने टूल्स को और बेहतर बना सकते हैं जो और भी पुरानी है। लेकिन नए लक्ष्य डिस्कवरीने से पहले हमें यह समझना होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स इन दुर्लभ गैलेक्सीज को असल में कैसे पहचानते हैं। यहीं पर एक जरूरी तरीका आता है, लाइमन ब्रेक, एक ऐसी चाबी जो बताती है कि स्पेक्ट्रम में ये गैलेक्सीज अपने जन्म के निशान कहां छिपाती हैं।
ये समझने के बाद कि इंफ्रारेड और रेड शिफ्ट कैसे फोटॉन को टाइम कैप्सूल में बदल देते हैं, अभी भी ये सवाल है कि लाखों चमकते पॉइंट्स में से किसी एक गैलेक्सी को कैसे चुना जाए जो यूनिवर्स के लगभग साथ ही बनी हो। यहीं पर लाइमन ब्रेक मेथड काम आता है। MOEM-Z14 जैसे पुराने स्ट्रक्चर्स को ढूंढने के लिए ये सबसे एडवांस टूल्स में से एक है। ये टेक्निक क्वांटम फिजिक्स के एक डिटेल पर बेस्ड है। यंग स्टार्स से निकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन न्यूट्रल हाइड्रोजन क्लाउड से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे लाइट सिग्नेचर में एक कट यानी ब्रेक बन जाता है। असल में एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं कि कुछ अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स में ये लाइट कहां गायब हो जाती है, लेकिन फिर इंफ्रारेड में अपनी पूरी ताकत से फिर से दिखती है। ये ऐसा है जैसे गैलेक्सी एक साफ फिंगरप्रिंट छोड़ती है, एक क्लीन एज जहां लाइट ब्लॉक हो जाती है, जिसके बाद एक ब्राइट बैंड होता है जहां लाइट फिर से दिखती है। ये पैटर्न जब अलग अलग वेवलेंथ में मैप किया जाता है, न सिर्फ ये बताता है कि गैलेक्सी पुरानी है, बल्कि यूनिवर्स के उस एग्जैक्ट फेज को भी बताता है जिसमें ये मौजूद थी। ऑब्जर्वर के लिए ये लाइट के बैंड्स को हटाकर एक पजल सॉल्व करने जैसा है। इस मेथड की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये कंफर्म करने के लिए कि MOEM-Z14 सिर्फ एक इमेज नहीं थी, बल्कि एक असली और स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सी थी। वो उस टाइम की लाइट एमिट कर रही थी जब यूनिवर्स सिर्फ 300 मिलियन साल पुराना था। लाइमैन ब्रेक के बिना बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे ही खो जाते, वो पास की गैलेक्सीज या फिर मिल्की वे के स्टार्स के साथ मिक्स हो जाते। इसलिए जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स में स्पेक्ट्रोमीटर लगे होते हैं, जो हर पिक्सल को ऐसे देखते हैं जैसे वो अपनी स्टोरी बता रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी अच्छी तकनीक ब्रह्मांड के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताती है जो कुछ दशक पहले सिर्फ थ्योरी ही थे। लाइमन ब्रेक एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, जिससे यह पता चलता है कि आयनाइज्ड गैस के फ्लो, तारों के बनने की स्पीड जैसी गहरी चीजों को कहां डिस्कवरी ना है, और उन भारी एलिमेंट्स को भी जिनसे हमें पुराने मिलन के बारे में पता चलता है। हर सिग्नल जो इस मॉडल से मेल खाता है वह कॉस्मिक एवोल्यूशन की पहेली में फिट होने वाला एक और पीस है। और यह खास पीस, जिस तरह से हम इन सिग्नल्स को पढ़ते हैं, वह हमें यह जानने में मदद करता है कि MOEM-Z14 हमें स्टार्टी यूनिवर्स के बारे में क्या बताता है, क्योंकि एक बार पहचाने जाने के बाद यह गैलेक्सी एक बढ़ती हुई स्टार फैक्ट्री साबित होती है। यह एक ऐसी खोज है जो उन सभी बातों को बदल देती है जो हम पहले सितारों के बनने की गति के बारे में सोचते थे। यही वह खोज है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि असल जिंदगी में यह कॉस्मिक नर्सरी इतने छोटे एनवायरनमेंट में कैसे काम करती थी। MOEM-Z14 को लाइमन ब्रेक की सटीकता के साथ पहचानना सिर्फ पहला कदम था। जो बात खगोलविदों को सच में परेशान कर रही है वो ये है कि ये हमें ब्रह्मांड के पहले 300 मिलियन सालों के बारे में क्या बताती है। अस्त व्यस्त या खंडित संरचना होने के बजाय, जैसा कि इतनी कम उम्र के युग से उम्मीद की जा सकती है, यह आकाश गंगा एक सच्ची स्टार फैक्ट्री की तरह दिखती है। किसी भी नियमित मॉडल की भविष्यवाणी से कहीं अधिक तेजी से नए सौर द्रव्यमान का उत्पादन करना, यह एक प्रागैतिहासिक गांव के बीच में एक आधुनिक शहर डिस्कवरी ने जैसा है। यह डिटेल उस फेज पर रोशनी डालती है जिसे कॉस्मोलॉजिस्ट्स कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं, जब न्यूट्रल हाइड्रोजन ज्यादातर लाइट को ब्लॉक कर देता था। इस सिनेरियो में इतनी एक्टिव गैलेक्सी देखना यह बताता है कि यूनिवर्स एक रुकी हुई जगह होने के बजाय एक्सट्रीम प्रोसेस का एक डायनामिक लेबोरेटरी था। MOEM-Z14 बताता है कि मैटर बहुत तेजी से इकट्ठा हो रहा था, सिर्फ इंडिविजुअल स्टार्स ही नहीं बना रहा था, बल्कि मैसिव क्लस्टर्स भी बना रहा था जो अपने आसपास के कॉस्मिक ताने बाने को आकार दे सकते थे। ये सबूत साइंटिस्ट्स को न्यूक्लियर फ्यूजन की असल एफिशिएंसी के बारे में अपने आइडियाज पर फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं।
वे डार्क मैटर हैलोज के रोल को भी स्टडी कर रहे हैं और कैसे गैस के बादल अपने आप में टूट गए ताकि इतनी ग्रेविटी पैदा हो सके। अगर इतनी सारी गैलेक्सीज दिख रही थीं, तो इसका मतलब है कि तारे बहुत तेजी से और ज्यादा पावर के साथ बन रहे थे। तो यंग यूनिवर्स अंधेरे सागर में चमकते पॉइंट्स से भरा हो सकता है। इन स्टार फैक्ट्रियों के बारे में हर नई इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के रहस्यों को समझने के लिए पहेली का एक और पीस है। और हम यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि यह इंटरस्टेलर केमिस्ट्री से कैसे जुड़ा है। इतनी तारे फॉर्मिंग वाली गैलेक्सी ने यूनिवर्स को भारी एलिमेंट्स से भरने में मदद की होगी, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनकी आपको फ्यूचर के प्लैनेटरी सिस्टम्स के लिए जरूरत होती है। इसका मतलब है कि मोएमजेड-14 सिर्फ एक दूर का चमकदार धब्बा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमारी सोच से कहीं पहले से तैयार कर रहा था। ये ऐसा है जैसे यह गैलेक्सी वह स्टूडियो थी जहां यूनिवर्स ने अपनी कॉस्मिक कॉम्प्लेक्सिटी की पहली छाप छोड़ी। लेकिन स्टार फॉर्मेशन के इस सारे जंबल को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि इस एक्टिविटी का उस बड़ी प्रोसेस के लिए क्या मतलब था जिसने कॉस्मोस को क्लियर किया। यहीं पर रियोनाइजेशन का आइडिया आता है। यह मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक है, जहां मोएमजी-14 जैसी गैलेक्सीज उस बदलाव में मेन कैरेक्टर्स की तरह है जिसने हमेशा के लिए बदल दिया कि लाइट यूनिवर्स में कैसे ट्रैवल करती है। मोएमजेड-14, मोएमजी-14 को एक स्टार फैक्ट्री के रूप में समझना तभी मीनिंगफुल है। इसकी असली वैल्यू तब सामने आती है जब आप इसे रियनाइजेशन के टाइम से जोड़ते हैं। यह टाइम, जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद शुरू हुआ, एक बड़े चेंज को दिखाता है। यूनिवर्स, जो लाइट को सोखने वाले न्यूट्रल हाइड्रोजन से भरा था, आयनाइज्ड हो गया, जिससे फोटोन फ्रीली ट्रैवल कर सकें। दूसरे वर्ड्स में, यह वह समय था जब कॉस्मोस एक क्लाउडी ओशन से उस क्लियर सीन में बदल गया जो हम आज देखते हैं। स्टार बनने का यह इंटेंस कनेक्शन और रियोनाइजेशन मोएमजी-14 को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मिंगता है। अगर एक अकेली गैलेक्सी भी काफी रेडिएशन छोड़ रही थी, तो सोचिए कि कितनी और ऐसी गैलेक्सीज हो सकती थीं जो जेम्स वेब या और भी एडवांस्ड टेलीस्कोप्स के डिस्कवर या जाने का इंतजार कर रही थीं। उनमें से हर एक यूनिवर्स के फैलने के तरीके को समझने के लिए एक पहेली का टुकड़ा है, जिससे इन रोशनी की किरणों को बढ़ने और कॉस्मिक दुनिया को आकार देने में मदद मिली। इसके अलावा रियायनाइजेशन को समझना हमें कॉस्मिक एवोल्यूशन के अपने सिमुलेशंस को एडजस्ट करने में मदद करता है। यहीं पर ऑब्जर्वेशंस, क्वांटम फिजिक्स और डार्क मैटर के बारे में थ्योरीज एक साथ आती हैं। अगर इन स्टार्टी गैलेक्सीज से लाइट इतनी आसानी से पास हो गई, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी के बारे में हमारी कैलकुलेशंस में कोई एरर हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे काम करते हैं, या यहां तक कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का इंपैक्ट। हर बार जब हम किसी पैरामीटर को रिवाइज करते हैं, तो ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन की टाइमलाइन के बारे में हमारी सोच को बहुत बढ़ा देता है। आखिर में, रियायनाइजेशन सर्फ ग्राफिक्स में कैद एक दूर की घटना नहीं है। यह एक रिमाइंडर है कि मोएमजेड-14 जैसी गैलेक्सीज सर्फ खुद चमकने के लिए नहीं बनी थीं, बल्कि एक अंधेरे ब्रह्मांड को रोशनी के एक सागर में बदलने के लिए बनी थीं, जहां हर फोटोन हमारी तरफ एक ऐसे अतीत के सुराग की तरह ट्रैवल करता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा तेज और सरप्राइजिंग है। और अगर ये सुराग पहले से ही इतने जाने पहचाने मॉडल्स को हिला रहे हैं, तो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के पूरे बेस पर पड़ने वाले डायरेक्ट इंपैक्ट को इग्नोर करना नामुमकिन है। इस पॉइंट पर यह क्लियर है कि मोएमजी-14 सिर्फ एक और दूर की गैलेक्सी नहीं है जो बस रेड शिफ्ट रिकॉर्ड तोड़ रही है। असली इंपैक्ट तब आता है जब हम उन कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को देखते हैं जो हर उस चीज को सपोर्ट करते हैं जो हम समझते हैं या सोचते हैं कि हम समझते हैं कि ब्रह्मांड कैसे इवॉल्व हुआ। तथाकथित स्टैंडर्ड मॉडल, जो कोल्ड डार्क मैटर के आइडिया पर बेस्ड है, ने हमेशा यह प्रेडिक्ट किया है कि गैलेक्सीज को बनने, बढ़ने और अपने एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब ब्रह्मांड सिर्फ 300 मिलियन साल पुराना था,
तब इतनी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डिस्कवरी ना इस टाइमलाइन को चैलेंज करता है। अगर एक ही गैलेक्सी इस तरह के स्टार फॉर्मेशन से थियोरेटिकल कर्व को बिगाड़ देती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि दर्जनों, सैकड़ों या यहां तक कि हजारों ऐसी सिस्टर्स का क्या असर होगा जिन्हें हमने अभी तक ढूंढा नहीं है। इससे एस्ट्रोनॉमर्स को वापस जाना पड़ता है और डार्क मैटर हेलोस में ग्रेविटेशनल कोलैप्स की स्पीड जैसी चीजों को फिर से देखना पड़ता है। और यह भी देखना पड़ता है कि प्राइमोर्डियल गैस कितनी आसानी से तारों में बदल पाती है। इन इक्वेशंस में हर छोटा सा बदलाव भी इस बात की पूरी तस्वीर बदल देता है कि यूनिवर्स कैसे फैल रहा है, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बनने से लेकर यूनिवर्स के कॉस्मिक वेब में गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन तक। इसके अलावा यह सवाल भी उठते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और रीआयनाइजेशन की प्रक्रिया। अगर इन गैलेक्सीज का रेडिएशन इतना इंटेंस था कि इसने आयनाइजेशन को तेज कर दिया, तो शायद यूनिवर्स को एक्सपैंड करने वाली फोर्सेज के बैलेंस को भी फिर से देखने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अब तक जो कुछ भी हमने फॉर्मिंग किया है उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि MOMZ-14 सर्फ आइसबर्ग का सिरा हो सकता है। एक हिंट कि अभी भी यूनिवर्स के ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमारी सिमुलेशंस ने अभी तक पकड़ा नहीं है। साइंटिस्ट्स के लिए ये एक चैलेंज है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर बहुत फैसिनेटिंग भी। जो पहले बस एक बैकग्राउंड नॉइज थी, अब वो इन सुपर कंप्यूटर्स को और बेहतर फॉर्मिंगने के लिए एक असली सुराग बन गई है, जो गैलेक्सीज के इवोल्यूशन के मॉडल चलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमसे कह रहा हो, मुझे इतनी जल्दी कैटेगराइज करने की कोशिश मत करो। और ऐसी हर नई गैलेक्सी जो सामने आती है, हमें उन आइडियाज में छोटे या शायद बहुत बड़े बदलाव करने पर मजबूर कराएगी, जिन्हें 20 साल पहले हम अटल मानते थे। एनफिन MOMZ-14 का कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स पर असर हमें यह याद दिलाता है कि साइंस मुश्किलों से ही आगे बढ़ता है। यही वो चीजें हैं जो ऐसे सवाल उठाती हैं जो पुरानी सोच को तोड़ते हैं और नए रास्ते खोलते हैं। और अगर सिर्फ यह एक गैलेक्सी ही पूरी टाइमलाइन को बदल रही है, तो सोचो क्या होगा जब और भी पावरफुल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन की लिमिट को बढ़ाएंगे। इस यूनिवर्स के अगले बड़े राज कैसे छिपे हैं, इसकी तलाश में। एक ऐसी खोज के बाद जो हमारे कॉस्मिक मॉडल्स को बदल देती है, नेचुरल सवाल यह है, अगला क्या है? और जवाब एक्साइटिंग है, या कुछ के लिए एक असली पहेली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसने अभी अभी अपनी जर्नी शुरू की है, ने पहले ही प्रूव कर दिया है कि हम और भी पुरानी, बड़ी या अजीब चीजें ढूंढने के मौकों से बहुत दूर हैं। बाकी मिशन, चाहे वे चल रहे हों या फ्यूचर के हों, यूनिवर्स के स्टार्टी दिनों को और गहराई से एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें यह जानने में और हेल्प मिलेगी कि स्टार्स कहां पैदा होते हैं, यूनिवर्स कैसे रोशन हुआ और गैलेक्सीज कैसे बनी। इसका एक एग्जाम्पल है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो इस दशक के दूसरे हाफ के लिए प्लान किया गया है। यह बहुत बड़े एरिया को और भी ज्यादा प्रिसीजन के साथ मैप कराएगा, ताकि बहुत पुरानी गैलेक्सीज के फेंट सिग्नल्स को ट्रैक किया जा सके। फिर आल्मा है, अपनी सुपर सेंसिटिव मिलीमीटर विजन के साथ। यह हमें कॉस्मिक डस्ट को स्टडी करने में हेल्प करता है, जो स्टार फॉर्मेशन प्रोसेसेस को छुपाती है, जिसे सिर्फ इंफ्रारेड अकेला नहीं पकड़ सकता। और होराइजन पर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप अपने लगभग 40 मीटर के मिरर के साथ ऐसी क्लियर इमेजेस का वादा करता है जो आज साइंस फिक्शन लगती है। ये नए टूल्स सिर्फ MOMZ-14 जैसी डिस्कवरियों को कंफर्म करने के लिए नहीं है, वे कहीं ज्यादा बोल्ड सवालों के रास्ते खोलते हैं। क्या ऐसी गैलेक्सीज हैं जो और भी पहले बनी थीं? शायद 15 से ज्यादा रेड शिफ्ट के साथ। पहले सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे थे और वे इतनी जल्दी कैसे बने? हर जवाब नई अनोमलीज को जन्म देता है। हर डेटा यूनिवर्स की उन क्यूरियोसिटीज को बताता है जो उन थ्योरीज को हिला देती हैं जिन्हें हम चट्टान जितना सॉलिड मानते थे।
बाहर से देखने वाले को ये एक कभी न खत्म होने वाली पहेली लग सकती है, लेकिन एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए असली मजा तो यही है। हर लॉन्च हुए टेलीस्कोप के साथ, हर एनालाइज्ड स्पेक्ट्रम के साथ हम सिर्फ ब्रह्मांड की टाइमलाइन को ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ये भी जान रहे हैं कि मैटर की असली नेचर क्या है, एनर्जी और स्पेस टाइम क्या है। साइंस ये दिखाती है कि हर मैप को लगातार अपडेट करते रहना जरूरी है और एक दूर की गैलेक्सी का हर पिक्सेल अगली बड़ी खोज का सुराग हो सकता है। अगर MOEMZ-14 ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह कि ऑब्जर्वेशन की बाउंड्री तय नहीं है। यह वैसे वैसे आगे बढ़ती है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, जैसे जैसे हमारे मॉडल अपडेट होते हैं और सच मानने की हमारी इच्छा बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर नए लेंस के साथ जो आकाश की ओर पॉइंट किया गया है, हम यह जानने के और करीब होंगे कि जो हम देखते हैं वह कुछ यूनिक है या सिर्फ ब्रह्मांड की अनगिनत दुर्लभ चीजों की शुरुआत है जो सब कुछ फिर से बदलने का इंतजार कर रही हैं। जब हम देखते हैं कि MOEMZ-14 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक छोटी सी चीज को डिटेक्ट करने की मुश्किल से लेकर जिस तरह से इसने हमारे कॉस्मिक मॉडल्स को हिला दिया है, यह क्लियर है कि यहां सबसे बड़ा सबक सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि उस वार्निंग में है जो वे इंप्लाई करते हैं। हमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है। एस्ट्रोनॉमी, जो सालों से ऑनऑर्डर्ड ग्राफिक्स पर बेस्ड थी और क्लियर एक्सपेंशन कर्व्स पर, उसे अब ऐसी एक्सेप्शंस का सामना करना होगा जो बस स्प्रेडशीट्स में फिट नहीं होती। और अगर साइंस हमें कुछ सिखाती है, चाहे कुछ भी हो, तो वह यह है कि हर सॉलिड आंसर असल में 10 नए सवालों का इनविटेशन है। बहुत से लोगों के लिए यह मानना थोड़ा अजीब हो सकता है कि सिर्फ एक गैलेक्सी की खोज उन टाइमलाइन को बदल सकती है जो, ठीक है, कभी न बदलने वाली लगती थीं। लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जीते हैं, उनके लिए यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। आखिरकार तरक्की कभी भी अंदाजे से सही होने वाली बातों से नहीं हुई, यह हमेशा शोर से, अजीब बातों से, उन चीजों से हुई है जो आपको चौंका देती है और आपको सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। MOEMZ-14 अपने साढ़े 13 अरब साल के इतिहास के साथ जो इसकी रोशनी में बना है, ऐसे ही अनमोल रत्नों में से एक है। ये याद दिलाना कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं, एक तरह से दिमागी अकड़ के खिलाफ एक दवाई भी है। टेलीस्कोप कितने भी बड़े हों या सुपर कंप्यूटर कितने भी पावरवर, हमेशा एक ऐसी हद होगी जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि स्टार्टी ब्रह्मांड ज्यादा अव्यवस्थित रहा हो, या शायद ज्यादा व्यवस्थित जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कि ऐसे नियम हों जो हमने अभी तक डिस्कवरी भी ना हो और जो बताते हों कि ये गैलेक्सी इतनी जल्दी क्यों बनी। जो बात वाकई जरूरी है वो है सवाल पूछने की इस इच्छा को जिंदा रखना और डेटा को किसी भी मॉडल से ज्यादा बोलने देना। हर नई जनरेशन के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह अनसर्टेनिटी एक विरासत जैसी है, आप जानते हैं, क्योंकि अगर MOEMZ-14 अभी अभी सामने आया है तो कौन कहता है कि हमें कल MOEMZ-15, 16 या यहां तक कि 20 नहीं मिलेगा। हर एक हमारे समझने के एक अलग हिस्से को बर्बाद कर रहा है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक नए युग की बस शुरुआत फॉर्मिंगता है, जहां विनम्र और जिज्ञासु होना ब्रह्मांड की सबसे पुरानी परतों को समझने के लिए साथ साथ चलते हैं। आखिर में 100 सालों में एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी खोज सिर्फ एक दूर की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि आसमान में जवाबों से ज्यादा सवाल अभी भी बाकी हैं, और ये भी कि स्पेस में ट्रैवल करने वाले हर एक फोटॉन के बीच ब्रह्मांड के कुछ ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जो फिर से सब कुछ बदल सकते हैं। हमें बस हिम्मत रखनी है और डिस्कवरी ते रहना है, और बिना डरे ये मानना है कि हमें अभी भी उतना ही कम पता है जितना तब पता था जब हमने पहली बार आसमान की तरफ देखा था। तो MOEMZ-14 को डिस्कवर करने के बाद हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसे और कितने सीक्रेट्स हैं जो समय की शुरुआत में छुपे हुए हैं, एक लाइट के रे का इंतजार कर रहे हैं कि वो हम तक पहुंचे। जेम्स वेब ने जो हर एक पिक्सल कैप्चर किया है,
वो हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स को हमारे सोचे हुए ज्ञान के साथ खेलना पसंद है। कई दशकों तक हमने ऐसे मॉडल्स पर भरोसा किया जो मजबूत लगते थे, लेकिन सिर्फ एक गैलेक्सी ने पूरी टाइमलाइंस को हिला दिया। यह साइंस की फेलियर नहीं है, यह तो वो है जो सब कुछ आगे बढ़ाता है। सबसे बड़ा लेसन क्या है? हमें यह मानने में हम्बल होना चाहिए कि हमें बहुत कुछ नहीं पता, और जो हमें अभी तक समझ नहीं आया है उसे एक्सप्लोर करने के लिए ब्रेव भी होना चाहिए। और यह तो बस शुरुआत है। नए मिशंस, जायंट टेलीस्कोप्स, अंधेरे को चीरती हुई टेक्निक्स यूनिवर्स की और भी अमेजिंग चीजें रिवील करती रहेंगी, जो उन सभी बातों को चैलेंज कराएंगी जिन्हें हम सॉलिड मानते थे। और उनमें से हर एक बार फिर हमारे आसमान देखने के तरीके और खुद को देखने के तरीके को बदल सकती है। अब मैं आपको सुनना चाहता हूं, क्या यह खोज महज एक इत्तेफाक है या एक इशारा कि ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है? क्या आपको लगता है कि हमने अभी अभी शुरुआत की है, या हम पहले से ही समझने लगे हैं कि ब्रह्मांड हमसे क्या कहना चाहता है? अपनी राय यहां कमेंट्स में लिखें। आपका नजरिया हमारी आंखें खोल सकता है। और हां, अगर आप साइंस की सभी नई डिस्कवरीज के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कराएं और मेरे साथ हर नए राज को एक्सप्लोर कराएं जो टेलीस्कोप्स की आने वाली जनरेशन इस पुराने और शानदार आसमान